व्यावसायिक अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम जानने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, बाह्यकरण की अवधारणा। व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए विशेष स्थान बाजार में बनाने के लिए व्यापारी को कुछ सेवाएं व्यापार के बाहर से भी प्राप्त करनी होती हैं। इसी को ही बाह्यकरण कहा जाता है। पिछले समय में सेवा क्षेत्र में बाह्यकरण को अपनाया जा रहा है। इसका उपयोग अब निर्माण में भी होने लगा है। सेवा क्षेत्र के अलावा कोई भी व्यवसायी अपनी लागत को कम करने के लिए इसका प्रयोग करता है और इसके कारण व्यापारी अपने मूल व्यवसाय में पूर्ण रूप से लगा रह सकता है। लिप्त रहना यानी उसमें लगा रहना। बिजनेस प्रोसेस, किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को बाहरी व्यक्तियों से प्रशिक्षण दिलवाना, विज्ञापन तैयार करने के लिए बाह्यकरण के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्यों ज़रूरी है, हम जानते हैं। देखिए, संविदा प्रायः सफाई के लिए बाहरी व्यक्तियों को बुलाया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से कार्य करने वाली कंपनियों के साथ संविदा कर लिया जाता है। प्रायः छोटी छोटी व गौण कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग यानी बाह्यकरण का सहारा लिया जाता है, जिससे आपका जो मुख्य कार्य है उसमें आप अपना पूरा समय दे सकें और वो प्रभावित न हो इन्वर्सली। तीसरा, प्रायः ऑनलाइन व्यवसाय करने के लिए कंपनी बाह्य कंपनियों से उत्पाद क्रय कर लेती हैं, जिससे उनके उत्पाद में विविधता बनी रहती है। तो ये जो आउटसोर्सिंग है, बाह्यकरण, ये दो तरह की होती है। एक तो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और दूसरा है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आइए जानते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है। जब भी व्यापार अपने मूल्य कार्य को भली भांति करने के लिए कोई सेकेंडरी गौण कार्य जो होता है वो किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से या किसी संस्था से करवा लिया जाता है व्यापार के द्वारा, इसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसको शॉर्ट में बीपीओ के नाम से भी जाना जाता है। ये शब्द निश्चित रूप से आप लोगों के कानों में पड़ा ज़रूर होगा। इसी को व्यावसायिक प्रक्रिया बाह्यकरण यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला एडवांटेज है कि आप बीपीओ के माध्यम से मुख्य कार्य पर ध्यान दे पाते हैं। आपका मुख्य कार्य कार बनाना अगर है तो टायर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप स्वयं टायर बनाएं। आप किसी टायर बनाने वाली कंपनी से ये संविदा कर सकते हैं कि आपकी इस कार की इस मॉडल के लिए इतनी मोटाई और इतनी ऊंचाई वाले इस क्वालिटी के टायर चाहिए, और वो अगर टायर बना करके आपको सस्ते मूल्य पर दे रही हैं तो बेहतर है कि आप अपना ध्यान जो है वो कार बनाने पे लगाएं। ठीक है। अगर आप कार का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इंजन बनाने में आप पिछड़े हुए हैं, आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप ख़राब क्वालिटी वाला इंजन बनाने से बेहतर है कि किसी हाईटेक कंपनी जो इंजन, कारों के इंजन के लिए जानी जाती है, उससे संपर्क कर लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक नाम सुना होगा, मारुति सुजुकी। ठीक है। सुजुकी एक जापानीज़ कंपनी है। ठीक है। और मारुति यहाँ की कंपनी है। इन दोनों ने आपस में पैक्ट किया तो इंजन सुजुकी का और स्ट्रक्चर मारुति का। ठीक है। टायर किसी और कंपनी के। तो ये क्या है? खैर, सुजुकी का जो यहाँ कॉन्सेप्ट है ये एमलगमेशन की कहानी है, लेकिन अल्टीमेटली जो टायर हैं वो किसके हैं? आउटसोर्सिंग का नतीजा है। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ पाए होंगे एडवांटेज क्या है, कि एक तो मुख्य कार्य पर आप ध्यान दे पाते हैं, दूसरा आपकी लागत कम लगती है क्योंकि जो व्यक्ति लगातार उस काम को बड़े पैमाने पे कर रहा है वो उसमें और ज़्यादा कुशल होता चला जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, तो उसकी लागत पर यूनिट कम आती है। आप अगर वही काम करेंगे तो आपको ज़्यादा लागत आएगी। ठीक है। तो कम लागत हो जाती है, श्रमिकों पर आपको कम खर्च करना पड़ता है क्योंकि आप बाहरी व्यक्तियों से काम करा लेते हैं, और मुख्य रूप से आप प्रत्येक प्रकार का तकनीक का प्रयोग करने के लिए बाह्य स्रोतों को आपको सहारा लेना होता है, क्योंकि हर तकनीक आपके पास नहीं हो सकती है। तो बाहरी स्रोतों का सहारा लेकर के आप विकास भी कर सकते हैं। बाह्यकरण का स्कोप क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है? देखिए, बाह्यकरण जो है उसके चार तत्व हैं। पहला है निर्माण संविदा, यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। रिसर्च और सर्वे के लिए किसी से कोई कांटेक्ट कर लेना। तमाम इलेक्शन के परिणाम आने वाले होते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कुछ रिसर्च कंपनीज से संविदा करती हैं कि वो बताएं कि उनके पार्टी के बारे में, उनके प्रतिनिधियों के बारे में जनता की क्या राय है। तो वो इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे सकती हैं।
सेल्स कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। आपका कोई प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं इसकी मार्केटिंग और सेलिंग कोई कर दे, तो उसके लिए आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी कभी सूचनाएं अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के एजेंसियां हैं, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। भारत में लगभग 80% जो बाह्यकरण है वो कॉल सेंटर पर बेस्ड है। ठीक है, शेष सूचना एकत्रीकरण से है। बाकी का जो बाह्यकरण की सेवाएं, आउटसोर्सिंग की सेवाएं ली जाती हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन से रिलेटेड है भारतवर्ष की। तो बाह्यकरण वैश्विक व घरेलू दोनों प्रकार का हो सकता है। तकनीकी युक्त जितना भी कार्य है वह गौड़ कार्य, मानव संसाधन प्रशासन, लेखांकन आदि का बाह्यकरण द्वारा ये सारा कार्य किया जा सकता है। मतलब जितना भी तकनीकी कार्य है वो, या जितने भी गौड़ कार्य हैं, मानव संसाधन का एडमिनिस्ट्रेशन करना यानी कि उनको मैनेज करना, लेखांकन वगैरह करना, ये सब आप बाहरी व्यक्तियों से करा सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। विश्वसनीयता का एक थ्रेट है। जब बाह्यकरण किया जाता है तो कंपनी व उत्पाद के बारे में सभी सूचनाएं बाह्यकरण कंपनी के पास साझा करनी होती हैं। इससे बाह्यकरण कंपनी की नैतिकता बताती है कि वह उन सूचनाओं का गलत प्रयोग न करे। अगर वो चाहती है गलत प्रयोग करना तो आप उसे रोक नहीं सकेंगे, तो थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। स्वेट शॉपिंग, स्वेट शॉपिंग का मतलब होता है, स्वेट माने होता है पसीना, ये लेबर से जुड़ा हुआ है, लेबरर से जुड़ा हुआ है। जब सस्ते दामों पर अकुशल श्रमिकों का आप प्रयोग करते हैं तब बाह्यकरण देने वाली कंपनियों में कार्य करते हुए कर्मचारियों की योग्यता में कोई वृद्धि नहीं होती है और वो एक ही तरह का घिसा पिटा ढंग अपनाते हुए कार्य करते रहते हैं, तो देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन देयर एफिशिएंसी। इसे स्वेट शॉपिंग कहा जाता है। घर जैसे आप बड़े चौराहे पे जाते हैं, किसी लेबरर को लेकर के आते हैं, घर पे कुछ काम कराते हैं, अगले दिन फिर किसी और को लेके आते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। और वो बंदा उस कार्य में कभी भी इसलिए पारंगत नहीं हो पाता क्योंकि वो पूर्ण रूप से अस्थायी मानसिकता के साथ आता है। ही और शी डजेंट वांट टू लर्न एनीथिंग मोर आउट ऑफ हिज और हर वर्क। तो ये स्वेट शॉपिंग है, केवल आप उसका जो शारीरिक श्रम है उसकी शॉपिंग कर लेते हैं, खरीद लेते हैं उस समय के लिए, और वो बंदा कुछ सीखने में, कुछ इम्प्रूवमेंट करने में सफल नहीं हो पाता। कभी कभी घरेलू विरोध होता है, यानी कि जैसे आपके यहाँ अगर कोई नौकर पहले से लगा हुआ है और प्रतिदिन आप कोई नौकर बाहर से लाने लगें तो उनके बीच में एक कंपटीशन जैसा होगा और वो हो सकता है कि किसी दिन आपका विरोध कर दे। तो कर्मचारी जो होते हैं आपकी कंपनी के, वो बहुत बार विरोध करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है और ये बाहर से व्यक्ति ला रहे हैं। ठीक है। नैतिकता, बाह्यकरण विक्रय करने वाली कंपनी अनुचित प्रकार से श्रमिकों को एकत्र करती है और बाल श्रम, स्त्री श्रम वगैरह इस तरह से कुछ अनैतिक कार्य भी यहाँ होते हैं। तो ये तो रहा बाह्यकरण। आइए हम जानते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ क्या है, इसके बारे में कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा। जब उत्पाद संबंधी कार्य बाहरी स्रोतों से कराया जाता है तो उसे कहा जाता है व्यवसाय प्रक्रिया बाह्यकरण। लेकिन जब सूचना, प्रौद्योगिकी, ज्ञान संबंधी कार्यों को बाहरी फर्मों से कराया जाता है तो उसे ज्ञान प्रक्रिया बाह्यकरण कहा जाता है, केपीओ कहा जाता है। इसके कुछ लक्षण जाने। ज्ञान प्रक्रिया बाह्यकरण यानी कि केपीओ ज्ञान पर केंद्रित है। ज्ञान प्रक्रिया बाह्यकरण का उद्देश्य क्या है? ग्राहक को उसकी आवश्यकता अनुसार ज्ञान प्रदान करना। ज्ञान प्रक्रिया बाह्यकरण में चिंतन, तकनीकी कुशलता और अनुभव का पुट होता है, यानी ये इस पे आधारित होता है। ज्ञान प्रक्रिया बाह्यकरण लागत कम करने में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के अन्वेषण जैसे कि बाजार, व्यवसाय अन्वेषण की सेवा भी यही देता है। यानी कि मार्केट रिसर्च वगैरह जो आप करते हैं वो इसी से करते हैं। कानूनी सलाह लेना, पेटेंट की सुविधा प्राप्त करना, डेटा एनालिसिस कराना, एडिशन कराना, किसी चीज़ को एडिट करना या उसका इवेल्युएशन करना, ये सब ज्ञान प्रक्रिया बाह्यकरण में आते हैं। जब ये सारे कार्य आप किसी बाहरी संस्था से करवाते हैं या व्यक्ति से करवाते हैं तो इसको केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है। इसके क्या क्या लाभ हैं आइए जानते हैं। इसका पहला लाभ है कि देखिए, भारत में बाह्यकरण सेवाओं की प्रगति के कारण जीडीपी को अच्छा खासा लाभ मिला है, उस पर अनुकूल प्रभाव पड़े हैं। भारत में कंप्यूटर पर कार्य करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिससे ऐसी कंपनी जो कंप्यूटर आधारित कार्य करती है इस सेवा क्षेत्र में उसने अपना वर्चस्व बना रखा है। 2008 की आर्थिक मंदी ने सभी की कमर तोड़ दी। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों को काफ़ी झटका लगा। ज्ञान प्रक्रिया बाह्यकरण के लाभ इस तरह से हैं। मतलब यह है कि क्योंकि भारत में हम कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो जब 2008 में मंदी आई थी
विश्वव्यापी। तो हमारे यहाँ की जो कंपनियां थीं, बड़ी कंपनियां, उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, ये इन्होंने बताया है। भारत में जो कंप्यूटर बेस्ड काम करने वाले लोग चूँकि बहुत ज़्यादा हैं और ये लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज दे नीड इट, तो ये कहीं ना कहीं केपीओ का हिस्सा है। इसके लाभ क्या क्या है? कम लागत पर कुशल सेवाएं मिल जाती हैं। विशेषज्ञ ही इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर पाते हैं, सारे लोग नहीं दे सकते। जैसे आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, वो कूल नहीं कर रहा है, या वो ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, तो आपने अल्टीमेटली एक टोल फ्री नंबर था, उस पर कॉल किया। वो बंदा कहाँ पर बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है, डजेंट एनी मैटर, लेकिन वो वही सूचना दे पाएगा जो रेफ्रिजरेटर के वर्किंग सिस्टम से भली भांति परिचित है। और इस तरह से आप अपने मुख्य कार्य पर फोकस कर पाते हैं और टेक्निकल काम बाहरी लोगों से करवा लेते हैं। सटीक और सुरक्षित जानकारी भी केपीओ के माध्यम से आपको मिल पाती है। तो अंतर क्या है दोनों में, ये एक सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। व्यावसायिक प्रक्रिया बाह्यकरण में परिभाषा का अंतर है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण, तकनीकी सहायता, टेली बाजारीकरण आदि शामिल आता है। और इसके अंतर्गत गहन ज्ञान, विशेषज्ञता, क्लिष्ट यानी कठिन क्षेत्र जो हैं उनका विश्लेषण, जैसे कानूनी सेवा, बाजार शोध वगैरह, ये सब इसमें आता है। यहाँ साधारण सूचनाएं हैं और यहाँ पर टेक्निकल तकनीकी विशिष्ट सूचनाएं हैं। आवश्यकता, इसमें उच्च संप्रेषण कौशल चाहिए, आधारभूत कंप्यूटर ज्ञान चाहिए। यहाँ पर आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। सेवा, निचले स्तर की सेवा है, ये उच्च स्तर की सेवाएं हैं। जैसे इसमें सीए की सेवाएं हैं, किसी लीगल एडवाइजर के तौर पे कंपनी सेक्रेटरी की सेवाएं हैं, किसी एडवोकेट की सेवाएं हैं, इंजीनियर की सेवाएं हैं, ये इसमें आ जाएंगी। ये पूर्व निश्चित प्रक्रिया है, इसके लिए आवेदन की आवश्यकता होती है। व्यापार का ज्ञान भी चाहिए होता है। कर्मचारी, उच्च शिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती है, हाई स्कूल पास व्यक्ति भी काम कर सकता है। यहाँ पर विशिष्ट योग्यता वाले कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी जो बाहर से आएंगे। प्रक्रिया में विशेषज्ञता होनी चाहिए, ज्ञान में विशेषज्ञता होनी चाहिए। यहाँ पर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये कम सघन प्रक्रिया है, ये ज़्यादा डेंस्ड प्रोसेस है। इसमें व्यावसायिक जोखिम कम है, यहाँ व्यावसायिक जोखिम बहुत ज़्यादा है। अब इसके क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। लाभ में है कि कम लागत पर अधिक कुशल सेवाएं मिल जाती हैं। विशेषज्ञता ही इस सेवा को विशेषज्ञता ही इस सेवा को प्रदान कर पाते हैं। तो यहाँ ता हटा दीजिए। विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट ही इस तरह की सेवाएं दे पाते हैं। मुख्य कार्य में रत रहना, जब आप बाहरी लोगों से केपीओ के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं तो आप मुख्य रूप से अपने बिजनेस पे फोकस कर पाते हैं। सटीक और सुरक्षित जानकारी, केपीओ के माध्यम से आपको बिल्कुल ठीक ठीक एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल सेफ सूचना आपको मिल पाती है। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं चैप्टर के आखिर में, इन्हें आप पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो जिनका एक लाइन में, वन लाइनर आप कह सकते हैं, जवाब आपको देना होता है। बड़ा अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल हैं चैप्टर के आखिर में, प्लीज़ इन्हें ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो पूछने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। आप सभी लोगों ने वीडियो आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें और उचित दूरी 2 गज की बहुत ज़रूरी, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोरोना की एक सेकेंड फेज़ जो है वो कुछ स्टेट्स में आ रही है और पूरी दुनिया में भी कहीं कहीं अलग अलग देशों में देखा जा रहा है। तो बिल्कुल भी लापरवाह ना हो, क्योंकि एक पल की लापरवाही और पूरे जीवन भर की दिक्कत आपके परिवार में, आपके मम्मी पापा, घर में बुजुर्गवार भी होंगे, तो आपकी लापरवाही उनके लिए महंगी पड़ सकती है। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो सकता है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है, तो बहुत बार रिस्क रहता है। इसलिए समय समय पे हाथ ज़रूर धोते रहें और उचित दूरी यानी कि कोरोना के जो भी नियम हैं आप सबको पता है, उनका पालन करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल एंड, एंड कीप शेयरिंग, keep watching, keep learning. Thank you so much.